नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। और बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप प्यार दे रहे हैं माई लाइफ शब्दों में आप बीती इस सीरीज को। इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया कि किस प्रकार से हम इंडिया से चल करके और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और किस प्रकार से शुरुआती दिनों का स्ट्रगल रहा। इन तमाम सब स्ट्रगल्स के साथ ही साथ जीवन में बहुत सारी चीजें और भी हैं जो होती हैं कि हम 2009 दिसंबर 28 को यहाँ पर पहुंचे थे, तो 2009 तो समझ लिए चला ही गया था। 2010 और 11 इसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरी वर्क प्लेस इंजरी हुई, मेरी वाइफ की जॉब को लेकर के शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल रहा। फिर मेरा अपना हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स, ये सारा कुछ बहुत दिनों तक चलता रहा। हाँ, इस बीच में सबसे बड़ा डैमेज हुआ मेरी सेहत को लेकर के। मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन किया। मैं लगभग 107 किलो मेरा वजन हो गया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था तो मेरा 75 किलोग्राम वेट था और अब मैं 107 किलो का हो गया। तो एक तो ओवरवेटेड हो गया, ऊपर से मुझे हाइपोथायराइड्स की प्रॉब्लम हो गई, मुझे डायबिटीज़ हो गई। सबसे बड़ी चीज़ मुझे डायबिटीज़ हो गई और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई। क्योंकि एक लंबे टाइम तक आप जब फिजिकल प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं तो इस तरह की चीज़ें और भी आकर के आपके साथ में जुड़ जाती हैं और काफ़ी स्ट्रेस रहने लगा। लेकिन इन सब के साथ ही साथ मैंने हमेशा कोशिश की कि स्वयं को भी हील करूं और अपने पूरे परिवार को भी संभाल करके चलने की कोशिश करूं। जहां जिसको जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से उसकी सहायता भी करूं, और वो मैंने किया भी। और मेरे ख्याल से इन सभी बातों के विषय में मेरे और मेरी पत्नी के अलावा आज तक किसी को मुझे नहीं जानकारी है कि कंप्लीट इतनी बातें सबको पता हो। शायद मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि मैं जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं मेरे जीवन की, मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो अपने परिवार को बता करके और उन्हें और कष्ट ना दूं। क्योंकि जो मैं सफ़र कर रहा हूं इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। यहां आने का निर्णय मेरा था। यहां होने वाली हर घटना के लिए मैं स्वयं को जिम्मेदार मानता हूं। इसमें मैं अपने परिवार को बता करके और उनको इमोशनली और दुखी करके मुझे कोई उससे आनंद नहीं मिलता और मुझे उल्टे कष्ट होता है। तो मैं इस तरह की चीज़ें उस टाइम पर नहीं बताया करता अपने परिवार को जब मैं खुद सफ़र कर रहा होता हूँ। और कमोवेश मेरे ब्रदर भी ऐसे ही हैं, वो भी मुझे बहुत बाद में चीज़ें पता चलती हैं। कई बार तो बताते भी नहीं उनके जीवन में क्या क्या गुजरा। तो शायद ये इसलिए कि हाँ, जो परिस्थितियां हैं जब तक हम उन्हें संभाल सकते हैं, जब तक हम उनको किसी तरह से जी सकते हैं तो ट्राई करते हैं। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपके हाथ से दूर चली जाए तो फिर ठीक है, तो पता चली जाता है। तो इसी सिलसिले के अंतर्गत ये सब चल ही रहा था। तो एक दो घटनाएं ऐसी भी हुई जो माइलस्टोन साबित हुई मेरी जिंदगी में, जिनको करके मुझे भी अच्छा लगा और मेरी वाइफ को भी अच्छा लगा कि ये सारा स्ट्रगल साथ में चल ही रहा था। लेकिन इस देश की भी बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं कि मैं अगर वर्णन करूं तो शायद कम कर पाऊंगा। पूरा तो कंप्लीट तो मैं कभी अच्छाइयां बता ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स जहां थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वहां बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। अब इस देश का एक और मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। देखिए, जब मैंने 2004 में मुंबई लोखंडवाला में घर खरीदा था तो मुझे पूरे बैंक के प्रोसीजर का एक बड़ा भयानक सा अनुभव था। ये बड़ा दुखद अनुभव था, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स में हमने ट्राई किया था, ये वो सारा कुछ हुआ था। बाद में हुआ था लोन वगैरह, हमने घर भी खरीदा है, लोखंडवाला में खरीद लिया था 2004 में जब हम इंडिया में थे। लेकिन यहाँ 2011 में मीन्स लगभग 1.5 साल हो चुके थे आकर के, और हम इतना सब स्ट्रगल करके पैसे कमा के जोड़ भी रहे थे और घर वालों की हेल्प भी कर रहे थे, और साथ ही साथ में अपने भविष्य के प्रति भी ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए मेरी वाइफ ने एक दिन देखा एक अपार्टमेंट सेल पे लगा हुआ है, मैं भी गया। मुझे भी ठीक लगा, क्योंकि वहाँ से मेरी वाइफ का जो ऑफिस है और ग्लेनएल्क बीच और एयरपोर्ट, ये सब चीज़ें जो हैं तो नज़दीक थी और हाईवे के ऊपर था। तो हमने एक अपार्टमेंट खरीदा। अब इस अपार्टमेंट के खरीदने में टाइम कितना लगा लोन सैंक्शन वगैरह में, तो मेरा ख्याल है मंडे को मेरी वाइफ ने सारे पेपर्स सबमिट किए थे और थर्सडे को सैंक्शन लेटर आ गया था। अब आप इंडिया का अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो लोन वगैरह इस तरह से करवाने का तो बताइएगा। मेरे ख्याल से अपने आप ही हो जाता होगा, लेकिन हमारा जो अपना खुद का अनुभव था 2004 का, वो काफ़ी लंबा चला था। लेकिन जिस बैंक में हमारा हुआ था वहां उतना लंबा टाइम नहीं लगा था, वहां काफ़ी स्मूथली हो गया था। पर जिन बैंक्स ने हमारे लोन को रिफ्यूज किया था वहां हम काफ़ी लंबे समय तक दौड़ते रहे थे और बहुत सारा कुछ झेलना पड़ा था जो मेरे ख्याल से अनवांटेड था।
या इररिलेवेंट था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक्स हमसे मांग रही थी उस तरह के, जिनका कोई मुझे नहीं लगता है डायरेक्ट बहुत ज्यादा संबंध या कुछ ऐसा था। एनीवेज, वो तो हर जगह का अपना अपना अलग माहौल होता है, अलग अलग व्यवस्था होती है। पर यहाँ विद इन 3 days टाइम लोन सैंक्शन हुआ और हमने एक अपार्टमेंट खरीदा। और इस अपार्टमेंट में हम जनवरी या फरवरी में कुछ मूव हुए थे और मूव होने के 3rd या 4th डे में ही हम निकल गए थे इंडिया। पहली बार हम इंडिया गए थे, यहाँ से लगभग 2 साल गुजारने के बाद में हम पहली बार इंडिया गए थे। और इंडिया जाकर के, चूंकि इंडिया में हम दिल्ली जाते हैं, मेरे ब्रदर दिल्ली में रहते हैं, और फिर वहां से हम गांव गए और सारा कुछ मुंबई गए, और हमारी 2 महीने की लगभग ट्रिप थी। वो करके मेरी वाइफ वापस आ गई और मैं 15-20 दिन के लिए रुका था। चूंकि मेरी टिकट बाद की थी, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम तक रुका था। और शुरुआत के 4-5 साल तक ऐसा होता था कि मैं ज्यादा टाइम तक इंडिया में रुकता था। और अभी भी यहाँ सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप हमेशा इंडिया इंडिया करते रहते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, मुझे अभी भी अपने देश से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, और इसलिए मैंने अपना लोखंडवाला का घर भी नहीं बेचा है। मेरी प्रॉपर्टी जो जहां जैसा कुछ भी है उसको एज इट इज रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल हो सकता है मेरा मन बदल जाए और मैं फिर से वापस इंडिया जाऊं। तो इसके लिए मैंने कुछ भी बेचा नहीं और शायद मैं अपने जीवन भर बेचूंगा नहीं। और कल ही रात में अभी ये डिस्कस कर रहे थे, मेरे एक मित्र आए हुए थे, बहुत प्यारे मित्र हैं, तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी। तो मैंने भी कहा कि 2-4-10 साल और यहाँ पर काम हम कर लेते हैं, उसके बाद इंडिया जाएंगे। गाने की पंक्तियां हैं, देखिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 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 सारे। तो भैया हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली जो भारतवर्ष है, होने दीजिए 1 लाख बुराइयां, होने दीजिए जैसी भी अच्छी बुरी स्थिति हो हमारे देश की, लेकिन आई लव माई इंडिया। तो मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और मैं होप करता हूं कि ईश्वर मुझे एक दिन इतना अवसर देंगे और वो सब कुछ सही अर्थों में वो मौका मुझे मिलेगा कि मैं अपने देश में आके रहूंगा। एंड स्पेशली आई वांट टू एक्सपेंड सम टाइम इन माय विलेज, बिकॉज गांव में भी अभी तक मेरा सब कुछ उसी तरह से लोगों के साथ में उठना बैठना आना जाना और प्रेम मोहब्बत बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं। तो यहाँ देखिए हमने जो है, तो जुलाई अगस्त में हमने एक घर खरीद लिया। 2011 जुलाई अगस्त में हमने एक घर खरीद लिया। फिर हमने फरवरी में ट्रैवल किया इंडिया और लगभग 2-2.5 महीने वहां पर मैं रुका। तो जब मेरी वाइफ वापस आ गई तो मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं दिल्ली में, उनका नाम है चंद्रधर मिश्रा। अच्छे मित्र हैं, हाँ, थोड़ा संपर्क में कम रह पाते हैं क्योंकि वो भी काफी बिजी रहते हैं और थोड़ी बहुत व्यस्तता तो मेरे पास भी है। मैं कहूँ कि थोड़ी नहीं, बहुत व्यस्तता मेरे पास भी है। तो हो सकता है हम लोगों के बीच में संपर्क काफी देर से हो पाता हो, लेकिन मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उनको अपना हृदय से बड़ा अच्छा मित्र मानता हूँ। तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा कि चूंकि भाई साहब मयूर विहार में रहते थे और मुझे ऐसा लगा कि ये एक सही टाइम है जहां हमको एक अपार्टमेंट यहाँ पर भी देखना चाहिए, खरीदना चाहिए। और फिर उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की। मीन्स चूंकि दिल्ली के बारे में मैं अभी भी बहुत बड़ा जीरो हूँ, मुझे एकदम दिल्ली के बारे में कोई समझ नहीं है। और भाई साहब को क्योंकि टाइम वगैरह मिल नहीं पाता था, वो उनका कोर्ट जाना होता था, तो ये लगभग 1 हफ्ते मेरे साथ मेरे जो मित्र हैं चंद्रधर मिश्रा जी, इनके अपने संपर्क बहुत हैं क्योंकि वो आचार्य हैं, तो उनके संपर्क बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी घुमाया और काफ़ी अपार्टमेंट्स दिखाए, प्रॉपर्टीज दिखाई। तो सेक्टर 52 में, नोएडा सिटी सेंटर के पास सेक्टर 52 में एक अपार्टमेंट उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था, नाम है अंतरिक्ष नेचर अपार्टमेंट। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन ही रही थी, काम चल रहा था। तो वहां पर गए तो वहां एक फ्लैट उन्होंने दिखाया, कई फ्लैट्स दिखाए, उनमें से एक मुझे ठीक लगा, तो उस फ्लैट को हमने वहीं पर डन किया। टोकन वगैरह था वो दिया। फिर उसके बाद में मैंने मेरी वाइफ को फोन करके बताया, सारी चीजें उनको बताई, वो जो भी डाउन पेमेंट होता वो सब कुछ करा करके बैंक लोन के लिए चूंकि उन्होंने वहीं पर मिला दिया। अब दिल्ली के बारे में मुझे एकदम जानकारी नहीं थी, तो जो बिल्डर के यहाँ थे, देख रहे थे सेल परचेज, जो भी उनका डिपार्टमेंट देख रहा था, तो वहां एक बहुत अच्छे सज्जन थे मुकेश जी। तो उन्होंने जो है बैंक के लोगों से मिलवाया, बैंक के लोगों ने पेपर भी लिए, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। चूंकि मैं तो वहां 1 हफ्ते ही और रुकने वाला था, उस 1 हफ्ते में जो पेपर वर्क हो सकता था वो करवा लिया। उसके बाद मैं वापस ऑस्ट्रेलिया आ गया। फिर इसके बाद वो 6 महीने यहां रह करके भी वो जो बैंक के लोन को लेकर के जितना स्ट्रगल वहां पर हुआ, और इस पूरे स्ट्रगल के दौरान, हालांकि अब आप समझिए कि हमने 50% के आसपास ही लोन लिया था, बाकी तो हमने कैश कर दिया था। तो जो यहां आने के बाद जो लोन के प्रोसीजर को लेकर के हमको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हम वहां फिजिकली, मैं वहां पर मौजूद नहीं था
और भाई साहब का ये सारा फील्ड नहीं है, तो हालांकि वो बेचारे बहुत दौड़ भाग किया उन्होंने, वही कर सकते थे क्योंकि वही वहां पर थे। लेकिन जिन लोगों ने प्रोमिसेस किए थे उस दिन जो हमको मिले थे, उनमें एक सुनील जी थे, लेकिन वो बेचारे उन्होंने लास्ट तक बहुत मदद की। मेरे ख्याल से वो लोन हो ही पाया था केवल सुनील जी की मदद से। वहां की एक बैंक मैनेजर लेडी थी, उनका फोन पे मेरी बात हो रही थी, तो उनको हमने अपनी इनकम यहाँ की शो की। चूंकि यहाँ तो सारा कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ तो आप कुछ छिपा भी पा सकते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये 2012 की बात है, तो 2012 में ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है महंगा था, यूएस डॉलर सस्ता था अगर कंपेयर करें दोनों को। तो हमारी इनकम आपको कंसीडर करनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से, पर वो यूएस डॉलर के हिसाब से कंसीडर कर रही थी। तो मैंने कहा भाई हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पैसे कमाते हैं, तो आप यहाँ के डॉलर्स को क्यों नहीं ले रहे हो? तो उन्होंने बोला डॉलर मतलब यूएस डॉलर, आप कौन से डॉलर की बात कर रहे हैं, और भी कोई डॉलर होता है क्या? मतलब बैंक की मैनेजर थी और वो इस तरह से बात कर रही थी, मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई अगर आप यूएस डॉलर भी कंसीडर करते हो दैट्स ओके, तो पहले आप यूएस डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आपस में कंपेयर कर लो, फिर उसके हिसाब से जो उसकी वर्थ होती है उसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लो। लेकिन नहीं, वो हम केवल वही डॉलर लेंगे, आपका भले ही पाउंड में कमाते हो, किसी भी दूसरी करेंसी में कमाते हो। तो ये इस तरह के बड़े इलिटरेट काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस थे उनको हमने फेस किया। 5-6 महीने का जो भी टाइम लगा वो लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। और उस एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से फिर हमने दोबारा हिम्मत नहीं जुटाई कि हम इंडिया में कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदें। नहीं तो बीच में ऐसे 1-2 बार चांसेस आए थे जब मुझे लगा था कि हमको करना चाहिए, लेकिन ये था कि यहाँ फिर 6 महीने रुक करके ये सारा प्रोसीजर कौन करेगा, इतना टाइम तो होता नहीं है। तो वो एक बहुत ही, देखिए अभी हमने यहाँ पर जुलाई अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में अपार्टमेंट खरीदा, 3 दिन में सैंक्शन लेटर आ गया, लिमिटेड 3-4 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे। और जब हमने दिल्ली में अपार्टमेंट खरीदा हमको 6 महीने लगा, और इतने सारे बैंक, इतने सारे फालतू के पेपर्स। अब मेरा एक सिग्नेचर, मैं आपको एक और छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। मैं मित्रों दस्तखत, साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, समझ में आया ना, हिंदी में करता हूं, और मैं शुरू से हिंदी में करता आया हूं। और कम से कम हस्ताक्षर अगर कोई आप अपनी किसी भी भाषा में कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि यार मैं कम से कम अंग्रेजी में सिग्नेचर नहीं कर सकता। क्या मैं कर सकता हूं, लेकिन मैंने शुरू से अपना एक हिंदी में हस्ताक्षर करने की परंपरा डाली थी, और वो मैं आज तक करता हूं। पूरा प्रोसीजर मेरा हो गया, मैंने कम से कम 1000 डॉक्यूमेंट से ज्यादा सिग्नेचर किए हुए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ में। मतलब शुरुआत के प्रोसीजर से लेकर के और टिल डेट हजारों पेपर साइन किए हैं, सबके सब मैं हिंदी में करता हूं। और ये कोई हिंदी वाले ही सिग्नेचर की बात नहीं, यहाँ चूंकि ये एक माइग्रेंट कंट्री है, तो यहाँ पूरी दुनिया के हर देश के लोग हैं, सभी लोग अपनी अपनी भाषाओं में सिग्नेचर करते हैं, पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जब बैंक का प्रोसीजर चल रहा था तो उनको मेरा एक सिग्नेचर चाहिए था, और वो मैंने हिंदी में कर दिया था। तो वो हिंदी के सिग्नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उनको ये था कि अब आप इंग्लिश में सिग्नेचर करो और 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में करो, और शायद 10 रुपए, और वो बैक डेट पे। मतलब वो इतना स्ट्रगलिंग था। वो तो मेरे ब्रदर सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो किस तरह से सारी चीजें मैनेज कर पाए। यहाँ के जेपी से मैंने सर्टिफाइड करवा के अपने सिग्नेचर भेजे, लेकिन उनको उसको भी उन्होंने मना कर दिया। और वो मतलब ये छोटी छोटी चीजें आपके प्रोग्रेस को कितना ज्यादा प्रभावित करती हैं, पूछिए मत, और एक बहुत खराब सा अनुभव छोड़ करके जाती हैं। तो भैया अगर आप लोग बैंक से कोई भी लोग जुड़े हुए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने कस्टमर को, और आपको पता तो चल जाता है ना कि कौन सा कस्टमर किस तरह का होगा। देखिए वो एक बड़ी अच्छी जॉली एलएलबी जो मूवी आई है पहली वाली, उसमें सौरभ शुक्ला जज बने हुए हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही थी उसमें कि जज को पहले दिन से पता होता है कि मुकदमे में दोषी कौन है और कौन क्या है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसे इंतजार रहता है प्रूफ का, एविडेंस का। मूर्ति जो यहां पर न्याय की देवी है वो अंधी होती है, जज अंधा नहीं होता। उसे पहले दिन से पता होता है क्या सही क्या गलत। तो इसी तरह से ये जो सारा प्रोसेस करने वाले बैंकों में बैठे मैनेजर या बाकी लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि काम करते करते इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता होगा कि नॉट 100% बट एटलीस्ट 50% तो आप ये जज कर ही सकते हैं ना कि कौन सा क्लाइंट कैसा है। इस तरह की छोटी छोटी चीजों के लिए आप ऐसे लकीर के फकीर बन करके और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इस तरह से बहुत खराब सा अनुभव छूटता है लोगों के जीवन में।
धन्यवाद मोदी जी का कि इन्होंने आने के बाद में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों में बड़ा सरलीकरण किया है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सरल कर दिया है। तो ये एक उस बीच के 2 अचीवमेंट थे। एनीवेज, कहते हैं अंत भला तो सब भला। इतना सारा कुछ ट्रबल के बावजूद वो अपार्टमेंट हम खरीद पाए, काफ़ी अच्छा घर है। और यहाँ एडिलेड में भी हम एक घर खरीद पाए। देखिए, हम 2010 की जनवरी से हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ था और 2011 के अगस्त में हमने एक अपार्टमेंट भी खरीद लिया था। और 2012 के मार्च या अप्रैल था जब हमने इंडिया में भी घर खरीद लिया था। मतलब 2 साल के अंदर अंदर साथ में इस प्रकार के अचीवमेंट्स भी हो रहे थे। मैं स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता कि जीने और खाने के लिए ही पूरा संघर्ष करते रहें। हमें हमेशा अपने आने वाले साल 2 साल आगे के समय को प्लान करना चाहिए कि हम 2024 में, जैसे 2021 है ये, तो 2022 में क्या करेंगे, 2023 में क्या करेंगे, 2024 में क्या करेंगे। इसकी एक छोटी मोटी सी प्लानिंग करके रखना चाहिए जीवन में। वो हम प्लानिंग शुरू से करते थे, क्योंकि हम इंडिया से आए थे तो हमारी मानसिकता, स्पेशली मुंबई से आए थे तो हमारी मानसिकता यह थी कि किराए में जो पैसे जाते हैं ये अगर हम बैंक को इंस्टॉलमेंट में देंगे और थोड़ा पैसा हम शुरुआती तौर पे बैंक को दे करके अगर घर खरीदते हैं तो कल को प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ती है। तो हमारी ये मानसिकता थी। हो सकता है मैं गलत हूं, कोई मैं इनका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हमारी ये सोच थी। तो संघर्ष के साथ ही साथ कुछ चीजें भी हम अचीव करते जा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये खरीदने के लिए मैंने अपने परिवार को साइड में कर दिया या उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको मैंने नहीं टेक केयर किया। मैंने कोशिश की कि सब चीजों को मैनेज करके और साथ ही साथ में ये प्रोग्रेस करते रह सकें। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा और इसके आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने फिर एडिलेड के जीवन काल को वहीं पर समाप्त करके और हमने क्यों एडिलेड से सिडनी मूव करने का प्लान बनाया और किस प्रकार से, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वो वीडियो, कि किस प्रकार से हम एडिलेड से और सिडनी मूव हुए, क्या पूरा घटनाक्रम था, क्यों ये सब कुछ हमने किया। इस सब को जानने के लिए आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाले मेरे सभी वीडियोस में इन बातों का पता चल सके। और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और एंड तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।